अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम और ये हमारा लेक्चर 2 है। इससे पीछे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने जो बात की थी वो एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन के हवाले से थी और उसमें हमने कुछ बहुत ही बुनियादी बातों को डिस्कस किया था, लाइक ओरिजिन ऑफ एनिमल्स, किस इरा में ये इवॉल्व हुए, कितने मिलियन साल पहले ये इवॉल्व हुए। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कौन कौन से क्राइटेरियाज जो हैं वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। एनिमल्स के कौन कौन से फीचर्स को हम एज ए क्राइटेरिया लेते हैं टू क्लासिफाई दी एनिमल्स, ताकि हम इनको और इजीली स्टडी कर सकें। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को। ठीक है, मतलब कि ये देखा था कि क्या एनिमल्स के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इस बेस पे हमने क्लासिफाई किया। इसके बाद पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उनके अंदर कैसा है, क्या वो सैक लाइक है या ट्यूब लाइक है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से बात की थी, क्या वो ओपन है या क्लोज है। तो ये कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनको हम लेके चलते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी सिमेट्री को और नेचर ऑफ सिलोम को और कुछ दूसरे करैक्टर्स को, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री क्या है? जब भी हम किसी एनिमल को डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि जब किसी एनिमल को डिवाइड किया जाता है तो क्या वो अपने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है या नहीं होता। क्या वो उसकी दो एक जैसी मिरर इमेजेस बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, इसे हम सिमेट्री कहेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको साइंटिस्ट यूज करते हैं टू क्लासिफाई द एनिमल्स। तो सिमेट्री के लिहाज से जो है वो तीन तरह के एनिमल्स होते हैं: एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इस पिक्चर से हम समझते हैं। देखिए, ये एक एनिमल है, ये पोरिफेरा से बिलोंग करता है, स्पंज है कोई। ठीक है, अगर मैं इसको देखें इस प्लेन से डिवाइड करूं, इस प्लेन से, तो बताइए कि क्या इसके दो इक्वल हाफ्स होंगे? क्या ये अपने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है? नहीं। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूं तो क्या ये अपने दो इक्वल हाफ्स में या मिरर इमेजेस में डिवाइड हो सकता है? ये तब भी नहीं हो सकता। मैं इसको जिस प्लेन से मर्जी डिवाइड कर दूं, ये अपने दो मिरर इमेजेस में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी शेप जो है इसको एसिमेट्रिकल शेप कहते हैं, ऐसी बॉडी को एसिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। तो पोरिफेरा जो है ये फिर एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। पोरिफेरास आर वेरी वेरी एंशिएंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, दे डोंट शो दे डोंट शो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, इनके अंदर किसी किस्म की टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुई। अब इसके मुकाबले में जब हम आगे मूव करते हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अगर हम मोर देन वन प्लेन से डिवाइड करें तो वो अपनी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। उनके जो दो हाफ्स बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लाइक दिस आइकाइनोडर्म। अगर मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड करूं तो फिर भी अपने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनेगी। अगर इस प्लेन से करूं, इस प्लेन, जिस प्लेन से मर्जी इसको डिवाइड किया जाए, इसकी दो ही जो है वो कॉपीज बनेंगी और दोनों कॉपीज, दोनों पार्ट्स जो इसके डिवाइड होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ये मतलब है हमारा। ठीक है, इसी तरह आर्थ्रोपोड्स के केस में या कॉर्डेट्स के केस में जो एडवांस एनिमल्स हैं इनसे आगे, ठीक है, उनमें सिमेट्री का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, इनको हम जो है वो किसी दो या दो से ज्यादा प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते। इनको सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, तभी ये दो अपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस इंसेक्ट को यहां से इस प्लेन से डिवाइड करूं तो इसकी दो मिरर इमेजेस नहीं बनेगी, इसकी दो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनेगी। कैसे? क्योंकि इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें देखें हेड आ जाएगा, थॉरक्स आ जाएगा, ठीक है, ट्रंक आ जाएगा, ट्रंक का कुछ पार्ट आ जाएगा और नीचे जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ फिर भी नहीं, यहाँ से करूँ फिर भी नहीं। तो इसको मुझे एक खास प्लेन से डिवाइड करना है। ठीक है, जब इसको मैं इस खास प्लेन से डिवाइड करूंगा तभी ये दो इक्वल इमेजेस जो हैं इसके इक्वल पार्ट्स बनेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे।
तो देखिए सिमेट्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू क्लासिफाई द एनिमल्स। इस तरह हम आसानी से एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इन एनिमल किंगडम। इस बायलेटरल सिमेट्री से एनिमल्स के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी नई चीज़ें डेवलप हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे कि बायलेटरल सिमेट्री से क्या क्या नई चीज़ें जो है एनिमल्स के अंदर आई हैं, जिन्होंने उसे ज़्यादा अडेप्टेबल बना दिया एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ से एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। ये स्टारफिश है, बिलोंग्स टू काइनोडर्मेटा। देखें इस स्टारफिश को जब आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगी। ठीक है, याद रखना आपने आपने याद रखना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और कौन से एनिमल्स हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, आगे चल के हम बात करेंगे इसके ऊपर। एनीवे, इस इंसेक्ट को देख लें कि इसको जब यहां से डिवाइड करेंगे तो तभी अपने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। यहां से करेंगे तो नहीं होगा, यहां से करेंगे नहीं, लाइक दिस वन। ठीक है, अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सेफलाइजेशन है। सेफलाइजेशन से क्या मुराद है? सेफलाइजेशन से मुराद है फॉर्मेशन ऑफ हेड, सर की फॉर्मेशन। ठीक है, हेड की फॉर्मेशन। अब हेड जैसे ही इन एनिमल्स के अंदर बना है तो इनमें बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिली है। ठीक है, क्योंकि हेड जो होता है ये इसके अंदर, हेड के अंदर जो है एनिमल्स के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि इंसान के केस में आप देखें, हमारा जो हेड है इसमें आईज हैं। ठीक है, और हमारा जो सेफेलिक रीजन है उसमें क्या है, उसमें आईज आ जाती हैं, कान आ जाते हैं, टंग आ जाती है, लिप्स आ जाते हैं। ठीक है, कान आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, और यहीं से हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है। अब देखिए हमारा ब्रेन जो है हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज सेफलाइजेशन। ठीक है, तो जिन जिन एनिमल्स के अंदर भी आपको हेड नजर आ रहा है तो देखें उस एनिमल के हेड के अंदर ब्रेन है, न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। वो क्लस्टर उस एनिमल की रेस्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सो सेफलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी ट्रेंड है एनिमल्स के अंदर जो कि जनरेशन टू जनरेशन हुआ है। ठीक है, सेफलाइजेशन उन एनिमल्स में होती है जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूं कि एसिमेट्रिकल एनिमल्स तो वो होते हैं, ठीक है, लाइक पॉरीफेरन्स आर एसिमेट्रिकल। अब रेडियल सिमेट्रिकल कौन से होते हैं, नोट कर लें। ये सिलोन्ट्रेट्स आते हैं, इनमें टीनोफोर्स आ जाते हैं और अडल्ट अकाइनोडर्म्स आ जाते हैं। किनके अंदर? जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन यहां पर मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं अडल्ट अकाइनोडर्म्स का। अब इसका मतलब है कि इनके जो लार्वास हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं होगी, उनके अंदर जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है। तो ये बात पूछी जा सकती है आपसे कि अकाइनोडर्म्स के अडल्ट्स में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है और उनके लार्वास में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। तो उनके लार्वास में बायलेटरल सिमेट्री होगी, अकाइनोडर्म्स के, याद रखना आपने। और बायलेटरल सिमेट्री तो आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स वगैरह सब के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा, सेफलाइजेशन के हवाले से तो हमने बात कर ली कि सेफलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स की, क्योंकि इसमें सारे के सारे न्यूरॉन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसको और डिटेल से समझते हैं। देखें, ये हाइड्रा है, बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा। बेटा इसकी पूरी बॉडी में आप देखें पर्पल कलर का जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, दिस इज नर्व नेट। अब ये नर्व नेट जो है इसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इसके जितने भी टिश्यूज हैं उन टिश्यूज के जो फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्व नेट। नर्व नेट जो है इसकी जो भी टिश्यूज हैं उनकी मूवमेंट को, उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। मतलब इसकी बॉडी को इस पॉइंट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी बॉडी को यहाँ से भी मुख्तलिफ पॉइंट से कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम डिफ्यूज है। ठीक है, नॉट सेंट्रलाइज्ड, डिफ्यूज है। अब देखें ये पूरे का पूरा नेटवर्क जाल सा इसकी पूरी बॉडी में बिछा हुआ है।
और यही जाल जो है इसकी टिश्यूज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है। देखें किस तरह से, कितनी खूबसूरती से नर्व्स जो हैं ये देखें अरेंज हुई हैं। ये दो नर्व कॉर्ड्स बने हैं, ठीक है, दीज आर नर्व कॉर्ड्स। ये बिल्कुल हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरह काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका ब्रेन है। दिस इज नॉट रियल ब्रेन, एक्चुअली में ये नर्व्स की बहुत सारी सेल बॉडीज का क्लस्टर है। देख लीजिएगा न्यूरॉन्स के अंदर सेल बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये जो हेड बना है, दिस इज सेफलाइजेशन। ये देखिए ये पूरे का पूरा रीजन, ये सेफलाइजेशन हुई है, हेड की फॉर्मेशन हुई है। बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पर आके उन्होंने क्लस्टरिंग कर लिया, यहाँ पर क्लस्टर बना लिया है, यहाँ पर सेल बॉडीज का एग्रीगेशन हो गया है। तो ये प्लेनेरियन जो है ये अपनी बॉडी की एक्टिविटी को, ठीक है, अपने टिश्यूज की एक्टिविटी को यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। ये इसका छोटा ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में ये ब्रेन नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, ये ब्रेन की तरह का एक स्ट्रक्चर है। जिस तरह हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह इनका भी ये छोटा सा ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर आपको इन दोनों में डिफरेंस देखें। इसके नर्व, इसका नर्व नेट डिफ्यूज है, इसके अंदर ये सेंट्रलाइज्ड हो गया है, ठीक है। हेड फॉर्मेशन हुई है, सेफलाइजेशन हुई है। इंसेक्ट्स के अंदर ये और इंप्रूव हुआ है, ठीक है। ये देखें और बेहतरी आती जा रही है, न्यूरॉन्स जो हैं और बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक है। और करते करते कॉर्डेटा में तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, ठीक है। ये ग्लीजर्ड आप देखें, इसके अंदर नर्वस सिस्टम और सेफलाइजेशन देखें कि कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, कि कितने ज़्यादा जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये सेफलाइजेशन हुई है वो कितने ज़्यादा डेवलप हुए हैं और कितने एडवांस हुए हैं। अब सेफलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। देखें जो एनिमल है उसकी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जो उसकी रेस्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां से उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है, इसका बड़ा एनिमल्स को फायदा हुआ है। मैं आपको ह्यूमंस की एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखें हमारे अंदर सेफलाइजेशन हुई है, ठीक है। हमारा जो सेफलाइज्ड रीजन है, जैसे हमारा सर है, कान है, आंखें हैं, नाक है, जुबान है। तो आप खुद सोचें कि इन ये हमारा जो ये वाला रीजन है, सर वाला रीजन है, जहाँ पर ये तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं, हम इनसे करते क्या हैं। हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, देखते हैं, सारा कुछ जो है हम इस रीजन से कर रहे हैं, ठीक है। ये एक फिक्स रीजन है, इस रीजन से हम पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को असेस कर सकते हैं, चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आप और प्रेडेटर से बच सकते हैं। ये दूसरे एनिमल्स में आप देखें, उनमें भी इसी तरह है, मैमल्स में, बर्ड्स में, सब में देखें इस तरह के हेड के अंदर जो उनका ब्रेन है, ठीक है, वो एक कंट्रोलिंग यूनिट है। वो क्या करता है कि इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को असेस करने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है, फूड को सर्च करने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का रिस्पांस देने के लिए एक खास किस्म की स्ट्रक्चर जो है जिसे हम हेड कहते हैं वो बन गई है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करती है, इन्वायरमेंट को भी हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो है ये सेफलाइजेशन देखने को मिली, द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। ये थी कि जो सिमिट्री के हवाले से बात हमने की थी कि किन में सिमिट्री जो है रेडियल है, किन में बाइलेटरल है और किन में एसिमेट्री, कौन से जो एनिमल्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं, और बाइलेटरल सिमिट्री का एनिमल्स को क्या फायदा हुआ, बाइलेटरल सिमिट्री से कौन सी चीज जुड़ी हुई है, सेफलाइजेशन इज कनेक्टेड विद बाइलेटरल सिमिट्री। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जिन एनिमल्स के अंदर भी बाइलेटरल सिमिट्री है उनके अंदर सेफलाइजेशन हुई है, ठीक है। अच्छा, अब डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो बेटा मैं आपको पहले इस पिक्चर से समझाऊंगा, ठीक है। आपने जरा ध्यान से सुनना है कि ये किस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एनिमल्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आगाज होता है जब एक स्पर्म किसी एग के साथ मिलता है। ये तो आपको पता है कि जब कोई स्पर्म किसी एग के साथ मिलता है तो रिजल्टेंटली एक नया सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ठीक हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है ये डिवाइड करेगा, इसमें सेल डिवीजन होगी, ठीक है। सेल डिवीजन के रिजल्ट्स में बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, एक ढेर सा बन जाएगा सेल्स का, ठीक है, मरूला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा।
अब ये सारे सेल जो हैं ये एक क्लस्टर की फॉर्म में है, झुंड की फॉर्म में है। अब लेटर ऑन कुछ एनिमल्स में ये सेल्स लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, इनकी लेयर्स बन जाती है, लेयरिंग हो जाती है। ये सेल्स का जो क्लस्टर है लेटर ऑन अपने आप को लेयर्स में डिवाइड करेगा, लेयर्स में अरेंज करेगा, सॉरी। अब जिनके अंदर ये अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेगा, एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में, एंडोडर्म में, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। These 3 layers are known as germinal layers, embryonic layers, ठीक है। अब जिन एनिमल्स में ये सेल्स के जो क्लस्टर हैं सेल्स की 2 लेयर्स में अरेंज होंगे लाइक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। तो देखें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान साइंटिस्ट ये भी देखते हैं कि किन एनिमल्स के अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स बन रही हैं और किन के अंदर 2 बन रही हैं। ये भी क्राइटेरिया हम यूज करते हैं एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखें 3 जर्मिनल लेयर्स बनी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जर्मिनल लेयर्स जो हैं इनसे बनता क्या क्या है। अब ये लेयर्स तो बन गई हैं, अब फाइनल बाद में होगा कि इस लेयर से एनिमल का कौन सा पार्ट बनेगा, इससे कौन सा बनेगा और इससे कौन सा बनेगा, और इसमें भी अब देखें इसमें कौन सा बनेगा और इसमें कौन सा बनेगा, और मिजोग्लिया का क्या फंक्शन होता है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। तो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic animals. Very important characters in coelentrates like in hydra, ठीक है, जेलीफिशेस, उनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। अब इन एनिमल्स के अंदर बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में, ये पिक्चर को देखें, ये हो गई एक्टोडर्म और ये हो गई एंडोडर्म, इसके दरमियान में एक जेली लाइक सब्सटेंस, एमॉर्फस सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको मेसोग्लिया कहते हैं, क्योंकि इनकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में थर्ड वन लेयर जो है मेसोडर्म वो नहीं होती, उसकी जगह इनके अंदर मेसोग्लिया होता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं फर्दर। बॉडी को जो बॉडी के प्लेन है उसको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन बॉडी प्लान। इसमें ये आपको जो लाइट ब्लू कलर में लाइन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और ये वाली जो आपको सर्कल नजर आ रहा है इसको हम एंडोडर्म कहेंगे। ये एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। नाइजीरियन इसकी एग्जांपल, ये बात हो चुकी है। अब देखिए हमने नीचे आना है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो एनिमल्स का जो बॉडी प्लान है उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी, ठीक है, पेचीदगी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब जैसे ही एवोल्यूशन हुई है, ठीक है, इन नाइजीरियन से प्लेटीहेल्मिन्थस की फॉर्मेशन हुई है, तो क्या हुआ है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक सेल की नई लेयर जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है जिसको हमने मेसोडर्म बोला, ठीक है। अब इनके अंदर 3 लेयर्स आ गई हैं, सेल्स की 3 लेयर्स आ गई हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, देयर आर 3 लेयर्स। लेकिन एक बात आपने बेटा गौर करनी है कि इनके अंदर सेल्स की 3 लेयर्स तो हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, लेकिन इनके अंदर कोई कैविटी नजर नहीं आ रही आपको, ठीक है, कोई सिलोम नजर नहीं आ रही, देयरफॉर दे आर नॉन एसिलोमेट। तो ये वाले एनिमल जिनके अंदर स्टार्टिंग में सेल्स की 3 लेयर्स की फॉर्मेशन हुई लाइक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनके अंदर सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुई, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस की एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे जैसे एनिमल्स के अंदर एवोल्यूशन होती जा रही है, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो होता यूं है कि जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म के अंदर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इसकी जो सेंट्रल लेयर है, सेंटर वाली लेयर है मेसोडर्म, होता यूं है कि कुछ एनिमल्स में ये स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट होकर इसके अंदर एक कैविटी सी बन जाती है, रेड कलर की आप देख रहे हैं, ये रेड कलर की एक कैविटी है, इसको सीलोम कहते हैं, और ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के रिजल्ट में बनी है। आगे चल के मजीद मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। एनीवे, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेल्स की 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म, एंडोडर्म है, लेकिन इसमें सिलोम भी है, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान जो है वो एनिमल्स के किस तरह के हैं, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ओके, नाइजीरियन इसकी एग्जांपल है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 तरह के हैं, वो जिनमें सिलोम नहीं है एसिलोमेट, और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें सिलोम है वो क्या है, सिलोमेट है, ठीक है। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड वन लेयर की, ठीक है। Those animals in which the developing embryo has third germinal layer, mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals. अब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करेंगे, पिक्चर से जरा देखते हैं।
ये देखिए, ये थी सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम एक्टोडर्म कह रहे थे। ये जो है ये मिसिंग लेयर है जो मेसोग्लिया है, ये मेसोग्लिया है, और ये है येलो कलर की एंडोडर्म। ठीक है, तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में कोई सेल की फॉर्मेशन नहीं हुई, मेसोग्लिया है। तो इनमें सेल्स की जस्ट 2 लेयर्स हैं, देयरफॉर दीज आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स में क्या हुआ है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में टिश्यूज की एक नई जो लेयर है, सेल्स की एक नई जो लेयर है वो डेवलप होना शुरू हो गई है, उसको हमने मेसोडर्म कहा। तो इन एनिमल्स को हमने ट्रिप्लोप्लास्टिक कह दिया। ठीक है, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक के एम्ब्रियोज के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा एक नई जो लेयर है सेल्स की, वो उसकी फॉर्मेशन हुई है, देयरफॉर दे आर नोन एज ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलोम के ऊपर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जरा आपने ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स पढ़ने से पहले हम एक पिक्चर को देखेंगे। ये देखें जरा, इसमें बेटा देखें, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये है एक्टोडर्म। ओके, मैंने बताया था ना कि 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, पीछे बात हुई है कि एग और स्पर्म्स आपस मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवीजन से सेल्स की 3 लेयर्स जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में। ठीक है, तो अभी हम डिप्लोप्लास्टिक एनिमल की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब देखें, एक्टोडर्म हो गई। ठीक है, इसके बीच में ये जो है ये मेसोडर्म है, और ये जो है ये एंडोडर्म है। ठीक हो गया, और ये बीच में गट है। ठीक है, अच्छा, अब होता यूं है कि ये मेसोडर्म जो है ये इंटैक्ट है, सॉलिड है, कोई भी इसके अंदर स्पेस नहीं, कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, जिन एनिमल्स में सेल्स की ये वाली अरेंजमेंट होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, नो स्पेस, कोई सिलोम नहीं है, वो तो हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ठीक है, कोई कैविटी नहीं है, स्कैलमेंथिस इसके एग्जांपल है। ठीक हो गया, फिर से सुने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सेल्स की 3 लेयर्स। कुछ एनिमल्स में ये सेल की 3 लेयर्स जो हैं ये ऐसी की ऐसी ही रहती हैं, इनके अंदर कोई कैविटी, कोई सिलोम फॉर्मेशन नहीं होती। मेसोडर्म रिमेन इंटैक्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इनमें कोई किसी किस्म की सिलोम, कोई कैविटी डेवलप नहीं होती, देयरफॉर दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। स्कैलमेंथस इसकी एग्जांपल है। इसके मुकाबले में क्या हुआ कि कुछ एनिमल्स में ये मेसोडर्म स्प्लिट हो गई। देखें, ये जो मेसोडर्म है, ये वाली जो लेयर, ये वाली लेयर, इसमें स्प्लिटिंग हो गई। अब देखिए स्प्लिट हो गई। अब मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से देखें बीच में क्या बन गई, कैविटी बन गई है। ये सिलोम है, इसको कैविटी कहते हैं। दिस इज सिलोम, ट्रू सिलोम, दिस इज सिलोम। ठीक है, तो ये सिलोम फॉर्मेशन हुई है। तो सिलोम फॉर्मेशन कैसे हुई है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से। ठीक है, अब हम सिलोम को डिफाइन कैसे करेंगे कि सिलोम एक ऐसी बॉडी कैविटी होती है जिसको हर तरफ से मेसोडर्म के सेल्स लाइन कर दें, बाहर से भी और अंदर से भी। देखें, और ये इस तरह का जो बॉडी प्लान है, साइंटिस्ट इसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। कैसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, देखें, एक तो ये हो गई ना ट्यूब, सिलोम, ये वाली ट्यूब, और एक ये जो गट है। ठीक है, एक गट गट ये वाली ट्यूब और एक ये वाली ट्यूब। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर, सिलोमेट एनिमल्स के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, अब ये जो सिलोम है ये ट्रू सिलोम है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि इसको चारों तरफ से, हर तरफ से मेसोडर्म लाइन कर रही है। ठीक है, ये देखें, ये भी मेसोडर्म, ये भी मेसोडर्म है। तो यहाँ पर मेसोडर्म जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इनके अंदर कि मेसोडर्म ने ना सिर्फ यहाँ पर कैविटी की फॉर्मेशन की है, बल्कि मेसोडर्म से यहाँ आइंदा चल के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन भी होगी, लाइक लंग्स, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम वगैरह वगैरह, वो भी यहीं पर बनेंगे। तो जितने भी हमारे विजराज हैं हमारी बॉडीज के अंदर है, मैमल्स के अंदर है, दूसरे एनिमल्स के अंदर जिनमें जो सिलोमेट हैं, उनके सारे के सारे विजरा इसी सिलोम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैविटी। तो साइंटिस्ट ये देखते हैं कि इनके अंदर सिलोम फॉर्मेशन हुई है और किनके अंदर सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। जिनके अंदर नहीं हुई उनको एसिलोमेट कह दिया, जिनके अंदर हुई हमको सिलोमेट कह दिया। लेकिन एक और एक्सेप्शनल केस हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखें, समटाइम क्या होता है कि एक्टोडर्म
ये हो गई एक्टोडर्म, ठीक है, और ये हो गई एंडोडर्म। ध्यान से मेरी बात सुने जरा, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अब इसके दरमियान में मेसोडर्म थी। मेसोडर्म की बेटा स्प्लिटिंग तो हुई है, नो डाउट, लेकिन मेसोडर्म पूरी तरह से स्प्लिट नहीं हुई, पैचेस में स्प्लिट हुई है। देखिए यहां से स्प्लिट हो गई, यहां से स्प्लिट हो गई, यहां से पाउचेस की फॉर्म में स्प्लिट हुई है, प्रॉपरली इसकी स्प्लिटिंग हुई ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां जहां से वो स्प्लिट हुई है वहां वहां पर सिलोम फॉर्मेशन हुई है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से देखिए इसको मेसोडर्म के सेल्स लाइन कर रहे हैं, तो सिलोम की डेफिनेशन भी तो यही है ना, कि चारों तरफ से अंदर और बाहर से इसको मेसोडर्म के सेल्स लाइन करेंगे उस कैविटी को, तो फिर वो सिलोम है, ट्रू सिलोम, अदरवाइज वो ट्रू सिलोम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एनिमल्स में इस तरह हुआ है कि मेसोडर्म जो है वो टूटी तो है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं टूटी, वो पाउचेस में, पैचेस में टूटी है, ठीक है। अब देखें इसमें ये जो है ये यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई और यहाँ से टूट गई। अब इनके दरमियान में भी कैविटी मौजूद है, स्पेस मौजूद है। ये वाली जो स्पेस है ये भी एक कैविटी है, लेकिन इस कैविटी को अंदर से एंडोडर्म लाइन कर रही है और बाहर से एक्टोडर्म लाइन कर रही है। सो दिस कैविटी इज नॉट ट्रू सिलोम, दिस इज जस्ट कैविटी, ये जस्ट कैविटी है, ठीक है, ये ट्रू सिलोम नहीं है। ट्रू सिलोम इसे कह सकते हैं आप किसी हद तक, क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो सिलोम फॉर्मेशन हुई है बाहर बाहर से इसको, और जो है वो मेसोडर्म के सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ सिलोम इज नोन एज सूडो सिलोम, सूडो मीन फॉल्स, सिलोम मीन कैविटी। तो यहाँ पर ये कैविटी जो बनी है, ये जो सिलोम आपको नजर आ रही है फॉल्स सिलोम है, एस्केल्मेंथिस में देखने को ये मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक दफा देख लेते हैं, ये हो गई। ये जस्ट मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपकी सिलोम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाए, आपको सही पता चल जाए कि सिलोम है होती क्या है, ठीक है। देखें ये हो गई एक्टोडर्म, और ये पिंक कलर में जो सारे सेल्स नजर आ रहे हैं मेसोडर्म, ठीक है, और ये येलो कलर में है एंडोडर्म, ठीक है। अब देखिए एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ब्लू में एक्टोडर्म और येलो में एंडोडर्म, इनके बीच में जो पिंक कलर के सेल्स हैं ये हैं जी मेसोडर्म। अब इनमें स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग के रिजल्ट्स में ये व्हाइट कलर की जो आपको स्पेस नजर आ रही है ना, कैविटी, खला, इसको सिलोम कहा गया। अब ये ट्रू सिलोम है, क्योंकि इसको देखें यहाँ से भी मेसोडर्म के सेल्स लाइन कर रहे हैं और यहाँ से अंदर से भी मेसोडर्म के सेल्स लाइन कर रहे हैं। सो इट इज ए ट्रू सिलोम, ठीक है। डायग्राम्स को भी अपने नोट करना है, ठीक है, हर पॉइंट को अपने नोट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी पिक्चर डिस्कस की है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर से देखें, ये स्कैटर्ड पाउचेस हैं, ये और ये स्कैटर्ड पाउचेस हैं। मेसोडर्म पूरी तरह से स्प्लिट नहीं हुई और ना ही ये कैविटी पूरी तरह से मेसोडर्म से लाइंड है, तो इसको हम सूडोसिलोम कह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब स्केल्मेंथिस में देखने को मिलती है, और कुछ एनिमल्स में तो कैविटी होती ही नहीं है ना, ठीक है, जैसे कि ठीक है, कुछ एनिमल्स में कैविटी होती नहीं, जैसे कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि मेसोडर्म इंटैक्ट रहती है, ठीक है, मेसोडर्म विल रिमेन इंटैक्ट, इट विल नॉट स्प्लिट, तो उस उनके अंदर कैविटी एब्सेंट होगी, लिहाजा वो एसिलोमेट होंगे। तो इस तरह तीन तरह के एनिमल्स होंगे हमारे पास, कौन कौन से होंगे? एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है, ये इस सीक्वेंस आपने याद रखनी है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, अनदर क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी अडैप्टेशंस, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखते जा रहे हैं कि किस किस तरह से कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं एनिमल्स के अंदर, कौन कौन सी नई चीजें उनके अंदर आ रही हैं, ठीक है, इस हिसाब से वो एनिमल्स को क्लासिफाई करते जाते हैं। चलें, अब हमने डिटेल से बात की है पीछे कि एक्टोडर्म क्या होती है, मेसोडर्म क्या होती है, एंडोडर्म क्या होती है, ये सारी की सारी जो है ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, जर्मिनल लेयर्स हैं, इनसे ही एनिमल्स की फॉर्मेशन होती है। पूरे के पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं इन्हीं लेयर से बनती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के डिवीजन के रिजल्ट में मैस ऑफ सेल बनता है, फिर वो सेल्स अपने आप को लेयर्स में रेंज करते हैं, तो वो तीन लेयर्स में रेंज करते हैं, एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में और एंडोडर्म में। जिनमें तीनों लेयर होंगे वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, जिनमें नहीं होंगी वो डिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्टोडर्म क्या बनाएगी। एक्टोडर्म फ्यूचर में जाके बेटा एनिमल की स्किन और उसके डेरिवेटिव्स, यानी कि हमारे स्वेट ग्लैंड फिर किसकी डेरिवेटिव्स हैं, स्किन के, ठीक है। हेयर फॉलिकल किसके डेरिवेटिव हैं, स्किन के, यानी स्किन और स्किन से बनने वाली तमाम चीजें एक्टोडर्म से बनेगी।
फिर नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम भी सारे का सारा एक्टोडर्म से बनेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लें आप, ठीक है, पेंसिल पकड़ लें, साथ साथ इनको नोट करते जाएं। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे बनेगा? एक्टोडर्म से। एड्रिनल मेड्यूला किससे बनेगा? एक्टोडर्म से। जॉस, टीथ, जर्म सेल्स, ये सारे के सारे एक्टोडर्म से बनेंगे। अच्छा, अब मेसोडर्म से क्या बनेगा? ये जो सेंटर वाली लेयर थी, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम इससे बनेगा, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिवाय जर्म सेल्स के, क्योंकि जर्म सेल्स एक्टोडर्म से बन रहे हैं। ठीक है। स्किन की डर्मिस जो है, याद रखिए कि यहाँ पर एपिडर्मिस जो है स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, और डर्मिस नीचे जो उसका थिक पार्ट होता है। ठीक है, आप जरा स्किन की वो एनाटॉमी देख लीजिएगा, गूगल से करके देख लें उसको कि डर्मिस क्या और एपिडर्मिस क्या है, आप उसकी पिक्चर देख लें, आपको पता चल जाएगा। डर्मिस जो है स्किन की वो मेसोडर्म से बनेगी। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी जो है वो मेसोडर्म से बनेगा। एंडोडर्म से क्या बनेगा? एपिथेलियल लाइनिंग बनेगी डाइजेस्टिव ट्रैक की, और उसके एसोसिएटेड ऑर्गन जैसे कि लीवर, पैंक्रियास, सारे के सारे एंडोडर्म से बनेंगे। एपिथेलियल लाइनिंग, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये सारे का सारा थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे का सारा जो है वो एंडोडर्म से बनेगा। तो देखें कि कितनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये लेयर्स। आइंदा चल के जैसे जैसे एनिमल की डेवलपमेंट होती है, एनिमल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो डेवलपमेंट के मराहल में से गुजरता है, तो उसके अंदर ये लेयर्स जो हैं, तीनों लेयर्स किस तरह से अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में चेंज होती जाती हैं। ठीक है। नाउ वी कम्स टू अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स की बॉडी जो है वो सेगमेंटली अरेंज्ड होती है, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अर्थवर्म है, जो हम हर दफा यही पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी हमने सेगमेंटेशन को स्टडी करना होता है जुओलॉजी में या बायोलॉजी में, तो हम जो है अर्थवर्म को एज ए गुड एग्जांपल लेते हैं, ताकि उससे हमें समझ लग जाती है कि सेगमेंटेशन है क्या एक्चुअली में। तो कुछ एनिमल्स में उनकी जो बॉडी है बाहर से और अंदर से डिवाइड हुई होती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में। तो ये जो फिनोमिना है, ये सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स बनने का जो फिनोमिना है, इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने। मेटामेरिज्म ऐसा फिनोमिना जिसमें एनिमल्स की बॉडी के अंदर सेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इसको भी साइंटिस्ट जो है वो क्राइटेरिया लेते हैं टू क्लासिफाई द एनिमल्स। ठीक है, जरा पिक्चर से देखें इसको, ये देखें, ये अर्थवर्म की पिक्चर है, ये देखें, ये इसके रिंग्स नजर आ रही हैं, ये रिंग्स बुनियादी तौर पर इसके सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये देखें कितने ज्यादा ये सेगमेंट्स हैं, सेप्टा। अब ये सेप्टा क्या है? दो सेगमेंट्स के दरमियान में एक झिल्ली से होती है, एक पर्दा होता है, इसको सेप्टा कहते हैं। हर ये दो सेगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं थ्रू सेप्टा। ठीक है, तो ये इस पिक्चर में आपको सेप्टा और मेटामेरिज्म दिखाई गई है। ठीक है, दिस इज मेटामेरिज्म, यानी सेगमेंट की जो फॉर्मेशन हो रही है, ये सारी की सारी क्या है? मेटामेरिज्म। ठीक है, अब ये मजीद इसको लेके चलते हैं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। चूंकि अर्थवर्म जिसके अंदर हमने अभी देखा है सेगमेंटेशन है, जिसकी बॉडी सेगमेंटेड है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चूंकि इसकी बॉडी में सेप्टा है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, तो डेफिनेटली ये सिलोमेट एनिमल्स भी हैं, इनके अंदर ट्रू सिलोम मौजूद है। तो इसका ये मतलब है कि इनके जो सेप्टा हैं, ठीक है, इनकी बॉडी जो सेगमेंटेड है, तो इनकी सिलोम भी सेगमेंटेड है। इस पिक्चर से देखें जरा, आपको सारी जो पिक्चर है वो समझ लग जाएगी। ये देखें, ये एक इसका सेगमेंट है, इस सेगमेंट में अलहदा से सिलोम है। ठीक है, ये देखें, ये सिलोम है, इस सेगमेंट की अपनी सिलोम है, इस सेगमेंट की अपनी है, इस सेगमेंट की अपनी है। तो इस एनिमल के अंदर, इस अर्थवर्म के अंदर जो हर सेप्टा के अंदर अपनी अपनी सिलोम और अपने अपने मुतलका जरूरी ऑर्गन्स मौजूद हैं। ठीक है, इसका उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसका फायदा ये है कि जब आप इसको यहाँ से कट लगाएंगे ना, तो इसका ये वाला पार्ट नए अर्थवर्म में जो है वो डेवलप हो सकता है। बहुत ही ज्यादा इसके फायदे हुए इनको। ठीक है, चलें देख लेते हैं क्या क्या फायदे हुए हैं। ईच सेगमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली। पहली बात कि हर सेगमेंट आजादाना काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल है। ठीक है, इनको इंजरी का बहुत कम खतरा होता है। मान लीजिए कि अगर अर्थवर्म के 2 4 5 टुकड़े कर भी दिए जाएं, तो वो अर्थवर्म सरवाइव कर जाएगा। उसकी वजह यही है कि उसकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप उसके 2 4 5 टुकड़े करेंगे भी, तो कुछ ना कुछ सेगमेंट उनके अंदर होंगे जो बाद में नए अर्थवर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर
ये इनको परमिट करता है, ठीक है, परमिट मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन रीजन्स फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन सच एज फीडिंग, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके लिए इनको हेल्प करता है, फीडिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये अपने ज़हन में रखना है कि सेगमेंटेशन के फाइलम एनिलिडा को क्या एडवांटेजेस हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो सेगमेंटेशन था, एक लफ्ज है टैगमेटाइजेशन। टैगमेटाइजेशन क्या है? ये भी एक किस्म की सेगमेंटेशन है, लेकिन ये वो सेगमेंटेशन नहीं है जो हमने अर्थवर्म में देखी है। देखिए, जैसे ये सेगमेंटेशन आपको नजर आ रही है ना, ये सेगमेंटेशन, इसमें तो ये है ना कि ये सेप्टा जो है ये पूरी तरह से सिलोम को डिवाइड कर रहा है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। एक सेप्टम है, छोटे छोटे सोमाइट्स बने हुए हैं इनके अंदर, मेटामिड्स हैं, ये देखिए सोमाइट्स हैं। और हर जो सेगमेंट है वो सेपरेट है एक दूसरे से थ्रू ए सेप्टम, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स में या ह्यूमंस में जो है वो किसी हद तक टैगमेटाइजेशन है, यानी कि इनकी बॉडी भी सेगमेंटली अरेंज्ड है इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये वो वाली सेगमेंटेशन नहीं है, इसे हम टैगमेटाइजेशन कहेंगे, क्योंकि यहां से ये देखिए हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन अंदर से डिवाइडेड नहीं है, जस्ट बाहर से ये डिवाइडेड है, ठीक है। अपेरेंटली आपको ये इनकी डिवीजन नजर आ रही है, डिफरेंट पार्ट्स इनके डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो इसको साइंटिस्ट जो है वो सेगमेंटेशन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको टैगमेटाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये इसका भी यही काम है कि ये इस एनिमल्स को ज़्यादा एफिशिएंट बना देते हैं, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफिशिएंसी आ जाती है काम करने की, ठीक है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने की, ठीक है। तो टैगमेटाइजेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेगमेंटेशन। आपने याद रखना है कि सेगमेंटेशन क्या है और टैगमेटाइजेशन क्या है। टैगमेटाइजेशन में एनिमल जो है अंदर से डिवाइडेड नहीं होता, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, जस्ट बाहर से वो डिवाइडेड होता है। जैसे हम अपनी मिसाल लेते हैं, देखिए हमारे अंदर भी हेड है, हमारा भी थॉरैक्स है, हमारा भी एब्डोमेन है। तो क्या हम सेगमेंटेडली अरेंज हैं? नहीं, हम सेगमेंटली अरेंज नहीं है, हमारे अंदर टैगमेटाइजेशन है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, क्या हमारे अंदर किसी हद तक सेगमेंटेशन है जैसे कि अर्थवर्म में थी? क्या इस तरह के कोई ना कोई कैरेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं? हमारी बॉडी के अंदर वो कैरेक्टर है इन द फॉर्म ऑफ रिब्स। आप रिब्स को देखें, वर्टेब्रल कॉलम को देखें, तो आपको वो सेगमेंटेशन जरूर नजर आएगी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में किसी हद तक जो है अदर देन टैगमेटाइजेशन सेगमेंटेशन भी है, ठीक है। रिब्स को और आप वर्टेब्रल कॉलम को देखें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर भी किसी हद तक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है, नोट कर लेनी है कि ह्यूमंस आल्सो शो टू सम एक्सटेंट सेगमेंटेशन लाइक अर्थवर्म, ठीक है, लेकिन उसकी तरह की नहीं है, किसी हद तक है। लाइक रिब्स को देखें और वर्टेब्रल कॉलम को देखें। अच्छा, अब यहां पर आप देखें, अगेन वेरी क्लियर पिक्चर, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। दिस इज स्टैग्मेटाइजेशन। अब हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन बाहर से डिवाइडेड है, बस जस्ट बाहर से, अंदर से डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। अंदर से ये डिवाइड नहीं है, अंदर से कोई सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए ये सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी जो है इनके अंदर मेटामेरिज्म नहीं है, इनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं हुई, जस्ट बाहर से ही इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड हुई है। इसको टैगमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड है या नहीं, क्योंकि इसी नोटोकॉर्ड की बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि एनिमल वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है। ये हमने नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस से फैसला करना है। तो जिन एम्ब्रियोज के अंदर, जिन एनिमल्स के एम्ब्रियोज के अंदर नोटोकॉर्ड हुई, तो वो तो होंगे वर्टिब्रेट्स या पॉडेट्स, और जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं है वो होंगे इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स एम्ब्रियो, ठीक है। इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से ही हम डिसाइड करेंगे कि एनिमल को किस तरह से क्लासिफाई करना है, ठीक है। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, छड़ी की तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। आगे इसकी पिक्चर भी देखेंगे। और जिन एनिमल्स के अंदर जो होती है उसको कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनमें वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, आगे चल के हम देखेंगे।
और जिनके अंदर ये नहीं होती उनको हम नॉन कॉर्डेट्स भी कह देते हैं और इन्वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, लाइक पोरिफेरा टू काइनोडर्म्स। अब पोरिफेरा से लेके काइनोडर्म्स तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जबकि इनसे आगे काइनोडर्म से आगे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक हो गया। ये देखें ये एम्ब्रियो है, इसमें बेटा आप देखें कि ये आपको ये नजर आ रही है बड़ी स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे जो आपको सेगमेंट्स नजर आ रही है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी रॉड की तरह की आपको सेगमेंटली रेंज्ड जो नजर आ रही है ना स्ट्रक्चर, दिस इज नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड होगी वो होंगे कॉर्डेट्स। ठीक है, और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ये किसी कॉर्डेट की पिक्चर है, देखें कॉर्डेट में बेटा आपने देखना है 4 करैक्टर्स जरूर आपको मिलेंगे। किसी भी कॉर्डेट के एम्ब्रियो में आपको 4 करैक्टर्स जरूर मिलेंगे, होते ही होते हैं। जिनके अंदर ये 4 करैक्टर्स होंगे वो कॉर्डेट है। ठीक है, क्या होगा इनमें? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये येलो कलर का, ठीक, और ये पिंक कलर का जो है ये नोटोकॉर्ड, अभी जिसकी हमने बात की है। नोटोकॉर्ड जो है, नोटो का मतलब क्या होता है? बैक, कॉर्ड का मतलब होता है स्टिक, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो एनिमल के बैक पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड का क्या मतलब हुआ? एनिमल की बैक पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक छड़ी, ठीक है ना, छड़ी की तरह की स्ट्रक्चर है। अब इनके अंदर नोटोकॉर्ड भी है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी है, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, ये देखें फ्रेंजियल गिल स्लिट्स हैं, और पोस्ट एनल टेल है। तो कुल मिला के 4 स्ट्रक्चर्स पूरी करें। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड 1, नोटोकॉर्ड 2, फ्रेंजियल स्लिट्स 3 एंड पोस्ट एनल टेल 4। तो 4 स्ट्रक्चर्स किसी भी कॉर्डेट के एम्ब्रियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो मकसद है ये नोटोकॉर्ड को समझना है कि नोटोकॉर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है एनिमल्स के एम्ब्रियो में। इसी से हम डिसाइड करते हैं कि एनिमल कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, एंड पे बेटा मेरे सारे लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो इस टेबल पे आके खत्म होगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ बुक से मैं लेता हूँ टेबल्स, ठीक है, बायोलॉजी की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से मैं ये टेबल लेता हूँ। सारा मटीरियल भी बल्कि मैं वहीं से इकट्ठा करता हूँ, डिफरेंट जोलॉजी की बुक से, बायोलॉजी की बुक से, ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको समझा सकूँ। तो देखें ये जो टेबल है ये मेरे लेक्चर का कंक्लूजन है बेटा। अब इस टेबल में आपको क्या नजर आ रहा है कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, देखते हैं कि इस टेबल में कैसे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। हमारे प्रीवियस लेक्चर का और इस लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो ये देखें क्या निकलने लगा है। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर है। बात हो गई कि एनिमेलिया जो है ये मल्टी सेलुलर, सारे के सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन वो मल्टी सेलुलर हैं, क्या उनमें टिश्यू फॉर्मेशन हुई है? नहीं। अगर उनके अंदर उनके सेलुलर लेवल पे आप देखें उनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुई तो वो पोरिफेरा है। ठीक है, और जिनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हुई है वो कौन कौन है? सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, स्केल्मिंथेस और सारे के सारे कॉर्डेट्स। ठीक है, इनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हुई है, यानी पोरिफेरा के अलावा जितने भी एनिमल्स बाकी रह जाते हैं उनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हुई है, ऑर्गन फॉर्मेशन हुई है। अच्छा, अब जिनके अंदर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई है वो आगे सिमिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सिमिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के होंगे, रेडियल, ठीक, और बाइलेटरल। रेडियल, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, उसके 2 एक जैसे मिरर इमेजेस बनेंगे। इनकी बॉडी को आप किसी एक प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, तो जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री है वो कौन कौन है? ठीक है, उनमें प्लेटीहेल्मिंथेस है, स्केल्मिंथेस है, और सारे के जो एनलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क और कॉर्डेट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब जिनमें रेडियल सिमेट्री है वो कितनी तरह के हैं और वो कौन कौन है? सिलेंट्रेट, नाइडेरिया, टीनोफोरा और अकाइनोडर्म्स के अडल्ट अकाइनोडर्म, सॉरी। ठीक है, यहां पर नोट कर लें आप, सिलेंट्रेट्स नंबर 1, टीनोफोरा नंबर 2 एंड अडल्ट अकाइनोडर्म्स याद रखें। ठीक है, यहां पर भी काइनोडर्मेटा लिखा है बायलेटरल सिमेट्री में। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पीछे हमने ये देखा था कि काइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। मैंने आपको बताया था कि काइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, लेकिन काइनोडर्मेटा का जो अडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर मेंशन ही किया गया, आप नोट कर लें
कि यहाँ पर आप लिख लें कि एडल्ट अकाइनोडर्म्स के अंदर देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेट्स में और टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। और बायलेटरल सिमेट्री जो है ये आप आगे जो जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री में जिनके अंदर सिलोम है नहीं है वो किस सिलोम फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अब जिनके अंदर नहीं है सिलोम, ठीक है, एसिलोमेट है। जिनके अंदर सिलोम तो है लेकिन वो पूरी तरह से सिलोम नहीं है, सूडोसिलोम है, ठीक है, सोडोसिलोमेट आ गया, स्कैलमेंथिस इसकी एग्जांपल है। और जिनके अंदर ट्रियोसिलोम है, जिनके अंदर ट्रियोसिलोम है वो सिलोमेट है। एनिलिडा से लेके कोर्डेटा, सारे के सारे कोर्डेटा वो सिलोमेट में आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए किस तरह से हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया है। आप पिछले लेक्चर को लें और ये वाला लेक्चर सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टेबल जो है वो पिछले 2 लेक्चर्स का कंक्लूजन है। ये जो पिछला लेक्चर है और आज का लेक्चर, ये सारे का सारा उसका कंक्लूजन है। आप जितने भी आगे चल के फाइलम स्टडी करेंगे आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, कि बायलेटरल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है, सिलोम क्या है, सूडोसिलोम क्या है, सिलोम क्या है, ठीक है, एसिलोमेट क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से देखिए हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया है इनटू डिफरेंट फाइला। कैसे? किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, सिमेट्री की बेस पर, बॉडी कैविटी की बेस पर हमने डिफरेंट फाइलास बनाए। तो ये क्राइटेरियाज हमने रखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नहायत इंपॉर्टेंट था। आप खुद से भी इन चीज़ों को स्टडी करें, ज़ूलॉजी की डिफरेंट बुक्स लें, उनको स्टडी करें, वहाँ से ये टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है, पढ़ें इनको, डिफरेंट टेबल्स स्टडी करें, एनिमल्स की फाइलॉजनी को स्टडी करें, ठीक है। जितना मटीरियल आप इनके मुतालिक इकट्ठा कर सकते हैं आप करें और उनको स्टडी करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।